हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यन चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका त्योहार हो चुका होगा और आपका क्लास 11th का अच्छे से तैयारी हो चुकी होगा, प्लस में एग्जाम भी हो गए होंगे। आप देर मत कीजिए, आप क्लास 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके जो 95 प्लस का टारगेट है वो एक भी मिस आउट ना हो सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक शायरी सुनाना चाहूंगी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, ये मेरे दो हैंड है, ये बोर्ड एग्जाम है और ये दिन प्रतिदिन है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम जो है ये फिक्स होता है कि ये फरवरी में होगा। ठीक है, यानी लास्ट फरवरी में मार्च तक में एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं और ये दिन प्रतिदिन है। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन में बहुत सारे त्योहार आएंगे, बहुत सारे छुट्टियां आएंगी, बहुत सारे आपका मतलब तबीयत भी किसी तरह से खराब हो सकता है, फीवर आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं कि तबीयत खराब ही हो जाएगा, लेकिन छोटे मोटे बीमारियां होती रहती हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम का टाइम फिक्स है कि इसे फरवरी में होना ही होना, लेकिन ये दिन प्रतिदिन का कोई फिक्स नहीं है। ये ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, इसमें कई सारी आप छुट्टियां भी मना लेंगे, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो उस डर को अभी से मजबूत करने के लिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको लेकर आ रही हूँ कंप्लीट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की क्लासेस। तो इसी चैनल पर करवाया जाएगा कंप्लीट क्लास 12th की फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका, मैं सिलेबस बता चुकी हूँ जो कि इसी चैनल में है, जाकर आप पहले सिलेबस देखिए। फिर सिलेबस देखने के बाद पहले हम इसके थ्योरी पर जाएंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। फिर इसके जो है न्यूमेरिकल में जाएंगे, न्यूमेरिकल के बाद जो है पहले हम मान लीजिए थ्योरी में जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल में जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12th का, कि फिजिक्स वो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ, कोई भी वस्तु या आवेश रुका हुआ। स्थिर मतलब रुका हुआ। वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? कि आवेशित, कोई भी कण आवेशित। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ। तो हमें मालूम हो गया कि स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेशित। अब देखिए जो स्थिर मतलब होता है कि स्थिर रुका हुआ, यहाँ स्थिर तो है, अब स्थिर आवेश क्या होता है इसकी डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, तो देखिए स्थिर आवेश का जो डिफिनीशन होगा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं कि जिन पर आवेश स्थिर होता है। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करते हैं कि जिन पर आवेश जो होता है वो स्थिर होता है, ना गतिशील नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी आपको डाउट है तो एक बार और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये मेरे लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दे, ये नहीं है। बस इसका मेरे लिखने का मतलब ये है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप क्लास देखने के बाद एक बार रिवाइज कर सके। ठीक है, अब देखिए स्थिर वैद्युतिकी, इसे हम दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। भौतिकी की वह शाखा, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं कि जिस पर आवेश जो होता है स्थिर होता है, गतिशील नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पहला टॉपिक तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा विदाउट डाउट के। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है कि वैद्युत आवेश। स्थिर वैद्युत तो पता चल गया, लेकिन वैद्युत आवेश क्या है? ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन जानेंगे कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न करता है। यानी कि एकदम बेसिक बेसिक डिफिनीशन आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इस बोर्ड पर थोड़ा हर बार लिखने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम पहले से लिख के लाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनीशन देखिए, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। आई होप कि आपको एकदम वैद्युत आवेश की भी डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते क्या है तीसरा टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश के प्रकार। मतलब वैद्युत ये आवेश जो है इसके कोई प्रकार होते होंगे, प्रकार के कोई कार्य होता होगा, कोई गुण होता होगा। जी हाँ, इसके प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है, धनावेश क्या होता है? वो प्रोटॉनों में होता है,
है, ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में होता है। ठीक है, जो धनावेश होता है वो यानी कि एक प्रकार से प्लस आवेश का होता है, लेकिन धनावेश में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जैसे कि आपको जल्दी जल्दी बताने की वजह से शायद समझ में ना आया हो, तो एक बार और दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है, जो धनावेश होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी होती है, और जो ऋणावेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी धनावेश और ऋणावेश, जो मान लीजिए एक तौर से आप दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है और इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों मेला घूमने जाते हैं, और जिसके पास 10 रुपए है और जिसके पास नहीं है ये इससे मांग रहा है। ठीक है, तो ये इसके पास है, ये प्लस में है क्योंकि इसके पास 10 रुपए हैं, और जब इसे देगा तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इसकी घटेगी, लेकिन इसका जो चार्ज रहेगा ये प्लस चार्ज यानी प्लस आवेश ही रहेगा। लेकिन जब इसे जो है इसे देगा पैसे, तो इसकी अधिकता होगी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता होगी। यदि अभी भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है तो देखिए एक बार और सुनिए। मान लीजिए जब कोई वस्तु पर यानी मान लीजिए दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे वस्तु में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गतिमान होते हैं। ठीक है, यानी वो गतिशील होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो प्लस चार्ज होते हैं, वो स्थायी होते हैं, उसका कोई स्थानांतरण नहीं होता है। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर टॉपिक हो गया होगा। अब देखते हैं क्या है कि इसमें देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। जो धनावेश होता है वो प्रोटॉन्स पर होता है, और जो ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर होते हैं, और जो धनावेश वो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, ये एकदम आपको एकदम सेट हो गया होगा। अब देखते हैं ये जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं इसमें दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, पहला प्रकृति मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये प्लस है और यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, ये समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच का जो आवेश होता है सॉरी मतलब आवेश क्या, इसके बीच में जो फोर्स लगता है यानी बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल। क्योंकि ये समान प्रकृति के प्लस और प्लस जब ये आपस में जाएंगे तो ये समान प्रकृति के हैं। ठीक है, ये यानी कि फोर्स जो है बाहर क्यों लगेगा, इसमें क्या कौन सा बल रहेगा, प्रतिकर्षण बल। अगर इन्हीं जगहों पर एक ले लीजिए प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्रतिकर्षण करेंगे, और ये समान प्रकृति के आवेश होते हैं इसीलिए प्रतिकर्षण करते हैं, और ये विपरीत आवेश के प्रकृति होते हैं इसीलिए आकर्षण करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या है कि जो ये प्रकृतियां होती हैं विपरीत और समान। ठीक है, तो इसमें ये विपरीत और ये समान प्रकृति से ही इसे हम सजातीय आवेश की डिफिनीशन बनाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं प्रकृतियों में से ये सजातीय और विजातीय की डिफिनीशन बनी हुई है। आप देखिए एकदम इजी डिफिनीशन। समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, समान प्रकृति मतलब कि जैसे कि समान ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, ये समान है यानी कि एक है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसे हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। आई होप कि एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या है कि और देख लीजिए यहाँ पर विजातीय आवेश की जो विजातीय आवेश की डिफिनीशन होगी, इसमें विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। देखिए विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है कि विपरीत, जैसे कि यहाँ पर अभी बताया ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये विपरीत है। ठीक है, विपरीत मतलब एक माइनस है और एक प्लस में है, जो इसमें आकर्षण बल लगेगा उसे हम विजातीय आवेश कहेंगे। ठीक है, यानी कि विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन इसमें लगेगा आकर्षण बल। ठीक है, तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन दोनों टॉपिक में एक भी आपको मिस आउट नहीं होगा।
और देखिए जो बोर्ड एग्जाम में हर बार एमसीक्यूज आते हैं वो इनमें से बनने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वहीं पर होता है कि आवेश होते हैं इसके कोई मात्रक होता होगा। देखिए अभी हम इसका जो है एकदम बेसिक चैप्टर लेकर जा रहे हैं, फिर इसकी थ्योरी करवाएंगे, फिर इसके फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो आवेश होता है, ये आवेश जो SI पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है उसे हम कूलाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहला एक मात्रक, इसमें 4 मात्रक दिए हैं। ठीक है, तो पहला मात्रक क्या है, SI पद्धति में। ठीक है, यानी कि SI पद्धति में सिस्टम, SI पद्धति में कूलाम होता है। इसे आप नोट करके कहीं पर मेन पॉइंट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये डिफिनीशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली है। ये बेसिक आपको समझाने के लिए डिफिनीशन, यानी छोटे जो बेसिक होते हैं उसे समझाने के लिए ये आपको डिफिनीशन बताया गया है। ठीक है, और जो ये है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाने वाले, ये है आवेश का मात्रक। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्या 99% आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो देखिए SI पद्धति में जो कूलाम होता है, ठीक है, या उसका आवेश का मात्रक। और क्या होता है MKS पद्धति में, MKS पद्धति में एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये एम्पियर शायद यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर एम्पियर सेकंड होता है। देखिए SI पद्धति में कूलाम होता है, MKS पद्धति में जो होता है वो एम्पियर सेकंड होता है। और जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराड होता है, यानी कि क्या, सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। और जो इसी का जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है वो फ्रैक्टलिन होता है। आई होप कि आपको एकदम वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आप सबसे पहले इसे आप पूरा लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स बनाइए, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सके। दोबारा आप एक बार नोट्स बनाकर यदि आप दोबारा पढ़ेंगे तो सारे वो कॉन्सेप्ट जो है माइंड में अपने आप आते रहेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, अपने सखी सहेली के पास, सभी के पास वीडियो शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। सो धन्यवाद।